हम्म। कभी किसी ऐसे सुपरमार्केट के बारे में सोचना कितना अजीब लगता है जहां मतलब कोई अलग सेक्शन या साइन बोर्ड ही ना हो। बिना साइन बोर्ड का सुपरमार्केट। हाँ, मतलब नहाने का साबुन, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, ताजे फल और बिस्किट सब एक ही जगह, बस एक बड़े से पहाड़ की तरह ढेर कर दिए गए हों। अरे बाप रे, वहां से कुछ ढूंढना तो एक बुरे सपने जैसा होगा। बिल्कुल। बिना लेबल वाले उस पहाड़ में से कोई एक खास चीज ढूंढनी हो तो बस हो गया काम। और मजेदार बात पता है क्या है? 19वीं सदी के मध्य तक हमारी जो रसायन विज्ञान की स्थिति थी ना, वो बिल्कुल ऐसी तरह के एक अव्यवस्थित ढेर जैसी थी। एकदम सही तुलना है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उन्हीं वैज्ञानिक स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो ये बताते हैं कि विज्ञान ने 118 ज्ञात तत्वों के इस कचरे के ढेर को ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और व्यवस्थित नक्शे में कैसे बदला। और तत्वों की स्थिति को अगर हम उस दौर के नजरिए से देखें तो ये केवल एक सूची बनाने की जद्दोजहद नहीं थी। उस समय तक लगभग 94 प्राकृतिक तत्व या तो खोजे जा चुके थे या खोजे जा रहे थे। और रसायनज्ञों को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि इन सभी तत्वों के बीच कोई ना कोई अंतर्निहित व्यवस्था जरूर है, एक छुपा हुआ पैटर्न है ना। बिल्कुल। ये तो मतलब ब्रह्मांड की रचना तय करने वाले एक मास्टर कोड को क्रैक करने जैसी वैज्ञानिक यात्रा थी, जहां हर किसी के पास एक एक फटे हुए खजाने के नक्शे का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन पूरी तस्वीर किसी को समझ नहीं आ रही थी। एकदम सही, पूरी तस्वीर गायब थी। तो जब तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने समान दिखने वाले तत्वों के छोटे छोटे समूह बनाने की कोशिश की। हाँ, जो सबसे बुनियादी तरीका होता है वर्गीकरण का। जर्मन रसायनज्ञ डोबेराइनर ने 1817 में ठीक यही किया। उन्होंने क्या किया कि समान गुण वाले 3-3 तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक या ट्रायड्स कहा गया। डोबेराइनर के ट्रिक। और उनका जो गणितीय संबंध था ना, वो सुनने में बहुत सीधा लगता है। नियम ये था कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी उसका जो एटॉमिक मास है, वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब एक एवरेज निकल कर आता है। हाँ, जैसे लिथियम का द्रव्यमान 6.9 है और पोटेशियम का 39.0 है। अब अगर इन दोनों को जोड़कर औसत निकालें तो जो संख्या आती है वो सोडियम के द्रव्यमान यानी 23.0 के बिल्कुल करीब है। क्या बात है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी परिवार में जो मंझला भाई है उसकी लंबाई बड़े और छोटे भाई की लंबाई का एकदम सटीक औसत हो, और हम मान लें कि पूरा परिवार इसी पैटर्न पे काम करता है। हाँ, उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन समस्या यही है कि यहाँ सहज बुद्धि काम नहीं आती। ये जो औसत लंबाई वाला तर्क है, ये सुनने में आकर्षक जरूर है, लेकिन विज्ञान में एकाध संयोग को हम नियम नहीं मान सकते। अच्छा, तो इसमें खामी क्या थी? डोबेराइनर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही ऐसे त्रिक खोज पाए थे। बस 3? हाँ, सिर्फ 3। बाकी किसी भी तत्व पर उनका ये गणितीय नियम लागू ही नहीं होता था। अरे, ये तो मतलब ऐसा था जैसे किसी विशाल जंगल में 3 एक जैसे पेड़ ढूंढ लेना और ये मान लेना कि पूरा का पूरा जंगल उन्हीं 3 पेड़ों की तर्ज पर उगा है। हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। जब कोई नियम सभी तत्वों पर लागू ही नहीं होता तो वो एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे कहला सकता है? सही बात है। तो वो एक तरह से झूठी उम्मीद थी बस। खैर, इसके बाद 1866 में एक और दिलचस्प आइडिया आया, जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। आहा, न्यूलैंड्स, इन्होंने तो पूरी दिशा ही बदल दी थी। हाँ, न्यूलैंड्स ने विज्ञान को सीधे संगीत से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा और ये बात सामने आई कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से बिल्कुल मेल खाते हैं। एक आवर्ती पैटर्न दिखा उन्हें? बिल्कुल, संगीत के सुरों की तरह, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर वापस सा आ जाता है। लिथियम से शुरू करने पर जो 8वां तत्व आता है वो सोडियम है और दोनों के गुण एक जैसे हैं। सुनने में तो ये बहुत ही काव्यात्मक लगता है ना? बहुत सुंदर तुलना है। काव्यात्मक होना और वैज्ञानिक रूप से सटीक होना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। न्यूलैंड्स का विचार बहुत रचनात्मक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी सोच में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अहंकार छिपा था। अहंकार? वो कैसे? उन्होंने ये मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं। अच्छा?
और उन्होंने कह दिया कि भविष्य में कभी कोई नया तत्व खोजा ही नहीं जाएगा। अरे बाप रे, विज्ञान में ऐसी बात कहना तो बहुत खतरनाक है। विज्ञान में ऐसी पूर्णता की भविष्यवाणी करना हमेशा उल्टा ही पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी खामी उनके सिस्टम के स्तर पर थी। वो क्या थी? उनका ये जो संगीत वाला नियम था ना, ये केवल कैल्शियम तक ही काम करता था। बस कैल्शियम तक? मतलब उसके आगे के तत्वों का क्या? वही तो, कैल्शियम एक हल्का तत्व है। उसके बाद के जो भारी तत्व आते हैं उनकी आंतरिक संरचना इतनी जटिल हो जाती है कि हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले से मेल नहीं खाते। स्रोत सामग्री में एक और बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है न्यूलैंड्स के बारे में। अपनी सारणी को किसी भी तरह सही साबित करने की जिद में उन्होंने कुछ तत्वों को जबरदस्ती एक साथ रख दिया था। हाँ, वो फिट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं को उन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे हैलोजन गैसों के साथ एक ही जगह पे रख दिया। ये तो सेब और संतरों की टोकरी में ईंटें सजाने जैसी बात हो गई। धातुओं और गैसों का एक ही समूह में होना तो किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। जब आपका डेटा सिद्धांत से मेल नहीं खाता तो अक्सर लोग डेटा को मोड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूलैंड्स के इस कदम को भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ये कोई तार्किक व्यवस्था नहीं थी। और यही कारण है कि जब बाद में उत्कृष्ट गैसों की यानी नोबल गैसों की खोज हुई तो उनका पूरा सिद्धांत ठह गया होगा। एकदम ताश के पत्तों की तरह। उनका अष्टक सिद्धांत पूरी तरह से बेकार हो गया। विज्ञान को अब मतलब एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जो केवल द्रव्यमान के बढ़ते क्रम को ना देखे बल्कि तत्वों के वास्तविक व्यवहार को अपना आधार बनाए। और यही एंट्री होती है रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीफ की। न्यूलैंड्स के संगीत वाले नियम के फेल होने के बाद मेंडलीफ ने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही व्यावहारिक था। बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच थी उनकी। उन्होंने सिर्फ परमाणु द्रव्यमान को नहीं बल्कि रासायनिक गुणों को भी अपना आधार बनाया। और रासायनिक गुणों को जांचने के लिए उन्होंने ये देखा कि तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सही। मैं सोची थी क्या उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि वे प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं? उपलब्धता एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण था वो थी उनकी अत्यधिक सक्रियता। अच्छा, रिएक्टिविटी। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग हर दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम हाइड्राइड और ऑक्साइड्स कहते हैं। तो मेंडलीफ ने यह गहराई से समझा कि किसी भी तत्व द्वारा बनाए गए हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो उस तत्व की प्रकृति का सबसे सटीक सूचक होता है। एक तरह से उस तत्व का रासायनिक फिंगरप्रिंट हो गया। बिल्कुल, बहुत सही शब्द है, फिंगरप्रिंट। इसी फिंगरप्रिंट के आधार पर तत्वों के असली व्यवहार का पता लगाया जा सकता था। मेंडलीफ के काम करने का जो तरीका था वो मुझे किसी जासूसी कहानी से कम नहीं लगता। मतलब सोचिए, 63 खाली कार्ड लेना, हर कार्ड पर एक तत्व का नाम, उसका परमाणु द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुण लिखना, एक एक करके प्रोफाइल बनाना। हाँ, फिर उन कार्ड्स के जरिए समान गुणों वाले तत्वों को अलग करना और उन्हें पिन से दीवार पर टांगना। इसी पूरी प्रक्रिया से वो पैटर्न उभरा जिसे आज हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो नहीं थी जो उनकी दीवार पर टंगी थी, बल्कि वो थी जो वहां मौजूद ही नहीं थी। हाँ, आप खाली जगहों की बात कर रही हैं। हाँ, उस सारणी में छोड़ी गई खाली जगहें ही तो मेंडलीफ के काम का असली मास्टर स्ट्रोक थी। ये केवल अपने काम का अधूरापन स्वीकार करना नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी, एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक भविष्यवाणी। उन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी और संस्कृत का उपसर्ग एका लगाकर उनके नाम रख दिए, जैसे एका एल्यूमिनियम। संस्कृत का उपयोग किया, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि भविष्य में कोई नया तत्व खोजा जाएगा। उन्होंने अपने पैटर्न के आधार पर उस अज्ञात तत्व का वजन, उसके ऑक्साइड का सूत्र और उसकी प्रकृति की बिल्कुल सटीक गणना पहले ही कर दी। क्या बात कर रहे हैं? और जब बाद में गैलियम की खोज हुई तो उसके गुण मेंडलीफ के उस एका एल्यूमिनियम की भविष्यवाणी से मतलब आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते थे। अरे वाह, ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई बिना किसी इंसान को देखे सिर्फ उसके आसपास खड़े लोगों को देखकर उसकी लंबाई, वजन और आंखों का रंग बिल्कुल सटीक बता दे। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन मेंडलीफ ने एक जगह पर अपने ही बनाए नियम को तोड़ भी दिया था। हाँ, एक जगह उन्होंने नियम से समझौता किया। मतलब द्रव्यमान के बढ़ते क्रम को बनाए रखने के बजाय उन्होंने भारी तत्व कोबाल्ट, जिसका द्रव्यमान 58.9 है,
उसे हल्के तत्व निकिल, जिसका 58.7 है, उससे पहले रख दिया। अगर उनकी पूरी सारणी द्रव्यमान पर ही आधारित थी तो ये विरोधाभास क्यों? इसे विरोधाभास कहने के बजाय मैं कहूंगा कि ये उनके सिद्धांत पर उनके अडिग विश्वास का प्रमाण था। मेंडलीव के लिए तत्वों का जो रासायनिक व्यवहार था ना, वो किसी भी संख्यात्मक नियम से ऊपर था। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल। कोबाल्ट के गुण जिस समूह से मिलते थे उसे वहीं रखा जाना चाहिए था, भले ही उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना हो। और उनका ये निर्णय आगे चलकर पूरी तरह से सही साबित हुआ। इस सारणी का ढांचा इतना मजबूत और लचीला था कि जब बाद में हीलियम और नियॉन जैसी अक्रिय गैसों की खोज हुई तो पूरी सारणी को छेड़ना नहीं पड़ा। एकदम सही। बिना पूरी सारणी में कोई भी उथल-पुथल मचाए उन्हें एक बिल्कुल नए शून्य समूह में आसानी से जगह मिल गई। कमाल का सिस्टम था। फिर भी जैसे जैसे समय बीता, इस शानदार ढांचे में भी कुछ गंभीर समस्याएं नजर आने लगी। विज्ञान है तो सवाल तो उठेंगे ही। हाँ, मतलब द्रव्यमान के आधार पर सब कुछ एकदम सटीक नहीं बैठ रहा था। सबसे बड़ी पहेली तो खुद हाइड्रोजन ही था। हाइड्रोजन तो हमेशा से एक रहस्य रहा है। बिल्कुल। हाइड्रोजन का व्यवहार क्षार धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम से भी मिलता है और ये फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे हैलोजन तत्वों की तरह भी काम करता है। मेंडलीव अपनी सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति को कभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाए। हाइड्रोजन की समस्या तो अपनी जगह थी ही, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट इस सारणी पर आया वो समस्थानिकों यानी आइसोटॉप्स की खोज के साथ आया। आइसोटॉप्स मतलब जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं। हाँ, समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब सोचिए, अगर मेंडलीव का नियम पूरी तरह से सही था तो द्रव्यमान अलग होने के कारण इन्हें सारणी में अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, है ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन क्योंकि ये रासायनिक रूप से एक ही तत्व हैं, तो इन्हें एक ही जगह होना चाहिए। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने पूरे परमाणु द्रव्यमान वाले आधार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और साथ ही एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर द्रव्यमान एक नियमित अंतराल से नहीं बढ़ता है ना? बिल्कुल, वो एक समान गति से नहीं बढ़ता। तो भारी तत्वों के बीच ये अनुमान लगाना भी लगभग असंभव हो रहा था कि अभी और कितने तत्व खोजे जाने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया कि वजन या द्रव्यमान सही पैमाना था ही नहीं। बिल्कुल सही निष्कर्ष। इसके बाद 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक सारणी की नींव रखी और एक नया आधार बनाया, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ वजन को छोड़कर गिनती पर आ जाने से अचानक सारी समस्याएं कैसे सुलझ गईं। मतलब क्या ये महज गणित को आसान बनाने का कोई तरीका था? नहीं, एक कोई गणितीय चाल नहीं थी, बल्कि ये तो भौतिकी के एक गहरे सच की खोज थी। हेनरी मोसले ने यह साबित किया कि किसी भी तत्व का सबसे बुनियादी गुण उसका द्रव्यमान नहीं है, बल्कि उसकी परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या का मतलब है? परमाणु संख्या का सीधा सा अर्थ है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की गिनती। द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कभी नहीं बदलती। ये हमेशा 1, 2, 3 जैसी एक पूर्ण संख्या होती है। अरे, तो जैसे ही आधार परमाणु संख्या बना, मेंडलीव की सारणी की तीनों कमियां दूर हो गई। बिल्कुल जादू की तरह। समस्थानिकों की समस्या भी अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि भले ही क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का द्रव्यमान अलग हो, लेकिन दोनों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ठीक 17 ही होती है। एकदम सही पकड़े हैं आप। इसलिए दोनों एक ही स्थान के हकदार हैं। और वो जो कोबाल्ट और निकेल का विवाद था, वो भी सुलझ गया होगा। बिल्कुल सुलझ गया, क्योंकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है और निकेल की 28, इसलिए कोबाल्ट स्वाभाविक रूप से पहले आएगा, चाहे उसका वजन कुछ भी हो। क्या बात है। प्रोटॉनों की इस व्यवस्था ने विज्ञान के लिए मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट का काम किया। इसी से वो आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई, जिसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम समूह या ग्रुप्स कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है। ये ढांचा इतना सटीक है कि किसी तत्व के समूह को देखकर सीधे तौर पर यह बताया जा सकता है कि उसके सबसे बाहरी कोश में यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक तरह से ये एक बुनियादी नक्शा बन गया।
उदाहरण के लिए समूह 1 के सभी तत्वों के बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाँ, ये एक बहुत ही परफेक्ट नक्शा बन गया। अब जब ब्रह्मांड के तत्वों का ये एकदम सटीक ग्रिड तैयार हो गया है, तो ये समझना ज़रूरी है कि इस ढांचे में छिपे पैटर्न या प्रवृत्तियों को, जिन्हें हम ट्रेंड्स कहते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाए। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस पूरी सारणी का। तो सबसे पहले परमाणु आकार की बात करते हैं। नियम कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। अजीब क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तत्व भारी हो रहे हैं, तो लॉजिक के हिसाब से उसका आकार बड़ा होना चाहिए ना। भारी होने के बावजूद वो सिकुड़ कैसे रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का जवाब परमाणु के अंदर काम करने वाले बलों के संतुलन में छिपा है। भारी होने का मतलब हमेशा बड़ा होना नहीं होता है। अच्छा। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन लगातार बढ़ते हैं। हाँ? और प्रोटॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वे किसी नए घेरे में नहीं, बल्कि उसी बाहरी कोश में जुड़ते जाते हैं। ओके। तो होता क्या है कि नाभिक का ये बढ़ा हुआ धनात्मक चार्ज उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अत्यधिक ताकत से अंदर की ओर खींचता है। ये जो खींचने की ताकत है ना, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, ये इतनी मजबूत होती है कि ये पूरे परमाणु को सिकोड़ देती है। अरे वाह! जिससे उसका आकार छोटा हो जाता है। बिल्कुल। यानी चार्ज जितना मजबूत होगा, बाहरी परत उतनी अंदर खींचेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। हाँ, वहाँ उल्टा होता है। वहां भी तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो वहां आकार क्यों नहीं सिकुड़ता? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हर कदम के साथ इलेक्ट्रॉनों का एक बिल्कुल नया कोश, या कहें कि एक नया शेल जुड़ जाता है। ओहो। तो नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि नए कोश का प्रभाव नाभिक के उस बढ़े हुए चार्ज को बेअसर कर देता है। नाभिक उन्हें उतनी ताकत से अंदर नहीं खींच पाता। समझ गई। इसलिए परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। एकदम सही। इस खिंचाव के आधार पर सारणी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न स्पष्ट होता है, धात्विक और अधात्विक गुण। सारणी के बाईं ओर सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती हैं। हाँ, वो डोनर्स हैं। और दाईं ओर सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश में रहती हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये भी उसी खिंचाव से जुड़ी है। बिल्कुल, ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु है। अब सोचिए, सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर नियंत्रण इतना मजबूत हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें कस के पकड़े हुए हैं। एकदम सही। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटने लगता है और अधात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसी कारण बाएं से दाएं जाने पर धातुओं द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय यानी बेसिक से बदलकर अम्लीय यानी एसिडिक होने लगती है। लेकिन इन दोनों चरम स्थितियों के ठीक बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा गुजरती है, जहां बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी उपधातुएं हैं, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। हाँ, जो ना तो पूरी तरह धातु हैं और ना ही अधातु। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। और इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा का जिक्र केवल हमारी पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर है। सिलिकॉन जैसी उपधातु की यह विशेषता कि वह ना तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और ना ही पूरी तरह पकड़ कर रखती है, इसी चीज ने तो सेमीकंडक्टर तकनीक को संभव बनाया। हाँ, बहुत अहम बात कही आपने। आज के हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और पूरा डिजिटल बुनियादी ढांचा इसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा के तत्वों पर टिका हुआ है। ये सारणी की व्यावहारिक प्रासंगिकता का सबसे सटीक उदाहरण है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के नाम और वजन की कोई स्थिर सूची नहीं है, बल्कि ये उनकी अभिक्रियाशीलता का एक गतिशील नक्शा है, एक डायनामिक मैप। हाँ, ये रेखांकित करती है कि ब्रह्मांड का ये मास्टर कोड न केवल तारों और ग्रहों का निर्माण करता है, बल्कि मानव तकनीक की पूरी नींव भी तय करता है। तो अगर इन सभी स्रोतों और इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोया जाए, तो शुरुआत डॉबेराइनर के 3-3 के समूहों से हुई, जहां केवल वजन के औसत के सहारे पैटर्न ढूंढ रहा था। हाँ, एक शुरुआती कोशिश। फिर न्यूलैंड्स के संगीत के सुर आए, जो सुंदर तो थे लेकिन अधूरे थे।
उसके बाद मेंडलीव ने रासायनिक गुणों के आधार पर 63 कार्ड्स की एक व्यवस्था बनाई, खाली जगह छोड़ी और अकल्पनीय भविष्यवाणियां की, जो कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अंततः हेनरी मोज़ले की खोज ने साबित किया कि प्रोटॉनों की गिनती ही असली आधार है, जिसने हमें वो सटीक आधुनिक आवर्त सारणी दी जिसका उपयोग आज विज्ञान कर रहा है। ये पूरा सफर एक तरह से अव्यवस्था से निकलकर पूर्ण व्यवस्था तक पहुंचने की एक शानदार कहानी है। बिल्कुल। यह इस बात का भी प्रमाण है कि विज्ञान रातों रात स्थापित नहीं होता। हर पिछली विफलता या कमी अगली बड़ी खोज के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो इस स्थापित नियम को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या? आज 118 तत्वों का ये जो सटीक नक्शा हमारे पास है, ये पृथ्वी और हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की भौतिक स्थितियों के अनुकूल है। जो हम जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, गहरे अंतरिक्ष में किसी न्यूट्रॉन तारे की सतह पर, जहां गुरुत्वाकर्षण और दबाव अकल्पनीय रूप से चरम पर होता है, ओहो, क्या ऐसे तत्वों का निर्माण संभव है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इन स्थापित नियमों को पूरी तरह से तोड़ दें? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी ये आधुनिक सारणी ब्रह्मांड का अंतिम और पूर्ण सच है, या ये केवल विज्ञान के एक बहुत बड़े महाकाव्य का एक शुरुआती अध्याय है? सोचने वाली बात है ना? वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड के इस मास्टर कोड और इसके अज्ञात रहस्यों पर विचार करते रहें।